नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में आज इंडो पैसिफिक से लेकर के इस समूह को लेकर भारत का पूरा नजरिया साफ कर दिया है। अपने 45 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने क्वाड देशों की मित्रता से लेकर के इसकी मजबूती का भी जिक्र किया है। इस भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए चीन को संदेश भी दे दिया और साथ ही चीन के विदेशी मंत्री वांग यी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि यह समूह नाकाम होकर रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि क्वाड ने दुनिया में बड़ी जगह बना ली है। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री की ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद पर आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है। अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7 रूल 11 याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। आपको बता दें कि सेशंस कोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद सोमवार को पहली बार वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद रहे थे। 23 लोग में 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। वहीं आज सुनवाई के दौरान कुल 32 लोग कोर्ट रूम में शामिल रहे। आज जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है और कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल ने देहरादून में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने वाले कोठियाल की जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले दिन के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में कर्नल कोठियाल ने कहा था कि मैं 19 अप्रैल 2021 से लेकर 18 मई 2022 तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मियों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 18 मई को अपना इस्तीफा आपको भेज रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। कब हम सब इस बार चंपावत जाएंगे और चंपावत जाकर के जो एक बड़ा इलेक्शन है, जिसमें वैसे तो मुख्यमंत्री जी की छवि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस तो ऐसी है कि वैसे ही पार्टी को एक्सेप्ट करा जा रहा है। और सारे फौजी आज उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा योगदान हमारा भी हो। वहाँ पे अभी किसी सड़क पे जाकर के, अभी किसी फौजी से जाकर के खाली एक कप चाय पी करके आ जाए और अपना संदेश दे। प्रणाम, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिला अपराध पर सवाल उठाए, तो वहीं अखिलेश ने कहा कि सरकार नई बनी है लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है वह महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गोरखपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, सिद्धार्थनगर में महिला को पुलिस ने मार दिया। सरकार क्या कर रही है? क्या थाने ऐसे अराजकता का केंद्र बन जाएंगे? सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में अपराध किसी भी तरह का हो वह सच में नहीं है, और इसके साथ ही खासतौर पर महिला संबंधी अपराध में सरकार कठोरता से कार्रवाई भी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। नेता प्रतिपक्ष ये जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कार्रवाई हुई है। कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के अंदर नजीर बनी हुई है।
5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हों? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना यह भी सरकार का कार्य है। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है। इसके आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और ये प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है। क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे। कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना हो। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं।
5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं, मैं खुद गया ललितपुर और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद 0 टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सूची नहीं, नियम 56 किसी एक विषय के ऊपर होता है, एक मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं। आप अपना भाषण दो, मैं समझ गया। देखिए, आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैंने 3 घटनाएं बताई हैं जी। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।